नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एनडीए ने जीत की हैट्रिक लगाई है। 292 सीटों पर जीत दर्ज कर दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में से 14 में से 8 सीटों पर बीजेपी जीती है। एनडीए ने झारखंड में 9 सीटों पर कब्जा किया। झारखंड में कांग्रेस को 2, वहीं जेएमएम को 3 सीटें मिली हैं। वहीं झारखंड की खूंटी सीट से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हार गए हैं। दुमका सीट से सीता सोरेन को भी हार का सामना करना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के हाथ 5 सीटें लगी। कुल मिलाकर हरियाणा में 10 सीटें हैं, जिनमें से 5 बीजेपी जीती है। हरियाणा में 5 सीटों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया है। करनाल से जीते पूर्व सीएम मनोहर लाल, फरीदाबाद से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी जीत दर्ज कराई है। वहीं कुरुक्षेत्र से बीजेपी की टिकट पर जीते नवीन जिंदल, सिरसा से कुमारी शैलजा ने जीत दर्ज कराई है। वहीं रोहतक सीट से दीपेंद्र हुड्डा जीते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एनडीए ने जीत की हैट्रिक लगाई है। एनडीए ने 543 सीटों में से 292 सीटों पर जीत दर्ज कराई है। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो 234 सीटें इंडिया अलायंस जीता है, जिसमें से 99 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। तो एनडीए की जीत की हैट्रिक और इसी के साथ दिल्ली में लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के साथ ही दिल्ली में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। एनडीए ने जीत की हैट्रिक लगाई, 292 सीटों पर जीत दर्ज कराई। दिल्ली की सभी सीटों पर यानी सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने कमर खिलाया है। वहीं झारखंड की बात करें तो 14 सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी जीती है। एनडीए की बात करें तो 9 सीटों पर कब्जा किया। झारखंड में कांग्रेस को 2 सीटें, वहीं जेएमएम को 3 सीटें मिली हैं। खूंटी लोकसभा सीट की बात करें तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा वहां से हार गए हैं। तो कई सारे केंद्रीय मंत्रियों को इस दौरान हार का सामना करना पड़ा, जिसमें उत्तर प्रदेश की स्मृति ईरानी, संजीव बालियान और अर्जुन मुंडा जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं। वहीं दुमका सीट की बात करें तो जेएमएम छोड़ अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई सीता सोरेन भी यहां से दुमका से हार गई है। हरियाणा की बात करें तो 10 लोकसभा सीटें 5 भारतीय जनता पार्टी जीती है। 5 सीटों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया है। ज्यादा जानकारी के लिए अजय चौहान का सीधे रुख कर लेते हैं। अजय दिल्ली से जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होते ही अब दिल्ली में सियासी हलचल जो है तेज हो गई है, जहां आज कई बड़ी बैठकें दिल्ली में होनी है। एनडीए की बैठक होनी है, कैबिनेट की बैठक होनी है और साथ ही इंडिया अलायंस की भी बैठक होनी है। कैसी मौजूदा स्थिति, कितनी हलचल? बताते जल्द जिससे से लोकसभा चुनाव का नतीजा सामने आया और एनडीए ने 292 सीटों पर जीत दर्ज कराई। वही इंडिया अलायंस ने 234 पर। लगातार कहीं न कहीं अब जो हलचल है, एक जो तोड़ की बात चल रही थी, लेकिन लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार को तोड़ने की बात सामने आ रही थी, वही नायडू को तोड़ने की बात सामने आ रही थी, लेकिन साफ साफ उनकी तरफ से बयान आया कि हम एनडीए में है, एनडीए में रहेंगे। तो लेकिन लगातार मोदी जी ने खुद उनसे बात की है, अमित शाह से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि हम एनडीए के साथ एनडीए के साथ काम करेंगे और मिलकर सरकार चलाएंगे। यानी कि जिस तरह से बीजेपी चाहते हैं कि बहुमत अगर आए तो बहुमत में नहीं आ पाए, लेकिन लगातार फिर भी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में देखा जा रहा है। लगातार उनको ही बधाई दी जा रही है और लोगों ने कहा कि हमें मोदी पसंद है और उनकी पार्टियों ने भी कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, यानी 9 तारीख को ये समारोह किया जाएगा लगातार। लेकिन बीजेपी लगातार और कांग्रेस लगातार कहीं में बैठक का दौर जारी है। लगातार क्यों एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश लगातार तैयारी है। लेकिन आज देखना यह होगा कि जिस तरह से हलचल दिल्ली के अंदर है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो 7 सीटें बीजेपी ने जीती है। लगातार कहीं न कहीं इंडिया अलायंस गठबंधन का था, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो जीत चाहती हो रही थी कि साथ के साथ हम लाएंगे, उछाल हुआ था, लेकिन लगातार शाम होते होते साथ ही साथ बीजेपी ने सीटें ली। क्योंकि लगातार उनका कहना है कि दिल्ली के अंदर जो विकास किया है, दिल्ली का जो काम है वो दिल्ली पसंद करती है। तो देखिए 6 नाम ऐसे थे जो नए थे, लेकिन उनकी जो जीत हुई वो बम्पर जीत हुई और अपने विरोधियों को हराया। अब देखने होगा कि आखिरकार जिस तरह से अब कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा किस किस पार्टी के लोगों को क्या क्या पद दिया जाएगा, क्या क्या सुविधाएं दी। लगातार कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से तैयारी की जा रही है। तो देखना यह होगा कि आखिरकार जिस तरह सब जो तीसरी बार बीजेपी सरकार बना रही है, अगले की जो रणनीति है इसमें यह भी कल ही शाम को बैठक की गई थी और किस तरह से जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर
जो बीजेपी की हार हुई है, यानी बीजेपी जिस तरह से तैयारियों में थी, जिस तरह से बीजेपी को नुकसान हुआ है, उसको लेकर भी मंथन किया गया। आखिरकार कहाँ चूक हुई, किस तरह से चूक गई, वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर निर्णय लिया, फैसला लिया। तो लगातार कहीं ना कहीं, लेकिन ये जरूर है कि आखिरकार एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। बिल्कुल अजय, जिस तरह से दिल्ली की भले ही 7 सीटों पर कमल खिला हो, लेकिन एनडीए की बात करें, जिस तरह से देश भर में चुनाव रहा, उतनी मजबूत स्थिति पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि वो अकेले बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, हमारे साथ अजय कुमार पांडे भी रांची से जुड़ गए हैं। अजय, बात झारखंड की करें तो 14 सीटों में से 8 जीतों पर बीजेपी ने कमल खिलाया है, एनडीए 9 सीटों पर जीती है। वहीं कांग्रेस की बात करें, 2 सीटें, जेएमएम को 3 सीटें हासिल हुई। वहीं चौंकाने वाली बात यह थी कि खूंटी सीट से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को हार का सामना करना पड़ा, और जो अभी हाल ही में सीता सोरेन शामिल हुई थी भारतीय जनता पार्टी में दुमका से, वो भी हार गई। अजय जी बिल्कुल, ये झारखंड में इस बार झारखंड से बीजेपी को एक बड़ा नुकसान लगा है। आप समझ सकते हैं कि इसके पहले 12 सीटों पर कब्जा जमाने वाली यानी बीजेपी राज्य को मात्र मुझे 8 सीट पर ही समेटना पड़ा उनको। तो ये कहीं न कहीं ये मजबूत जो जिस प्रकार से दावा बीजेपी कर रही थी कि 14 के 14 सीट इस बार लेके आएंगे, जिस प्रकार वो भ्रष्टाचार और तमाम चीजों को लेकर, परिवारवाद को लेकर के आवाज उठाए थे लोकसभा चुनावों में, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदी पट्टी में उनको तो बीजेपी को बहुत मिला, लेकिन जो रिजर्व सीटें, जो अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं, उनको वहां करारा हार मिला। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से एक उम्मीद के साथ कांग्रेस के जो एमपी गीता जो है कोड़ा, वो बीजेपी में शामिल हुई। और बिल्कुल, यानी गीता कोड़ा, सीता सोरेन का भी साथ जो है कुछ कमाल नहीं दिखा पाया भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि जिन्होंने दल बदल करके बीजेपी में आए, वो उन आदिवासियों का वोट, जो आदिवासी नेता दोनों हैं, गीता कोड़ा और सीता सोरेन दोनों, तो वो दोनों जो है वो वोट बीजेपी को कन्वर्ट नहीं कर पाए। देखिए, इसका ये पुराना इतिहास रहा। इसके पहले भी साइमन मरांडी बीजेपी जमीन छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो वो भी कन्वर्ट नहीं कर पाए, वो भी उनको भी हार का सामना करना पड़ा। इसके पहले आप देख सकते हैं कि हेमलाल जो पूर्व मंत्री रहे हैं राज्य के, वो भी बीजेपी में कई शामिल रहे। वो तीन दफे वो चुनाव को में भाग आजमाया बीजेपी से, लेकिन उनको भी सफलता हासिल हुई। आखिरकार वो फिर पुनः जेएमएम में चलेगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो मतलब अनुसूचित जाति, जो आदिवासियों का क्षेत्र, बहुल क्षेत्र है, इस बार मुझे लगता है कि जो पिछली बार जो भरोसा जताया था पीएम मोदी पर या बीजेपी पर, इस बार आदिवासियों ने नहीं जमता है। लेकिन इसका एक कारण रहा है कि हेमंत सोरेन की जो जेल भेजी गई है, उसका मुझे लगता है कि आदिवासी इससे नाराज रहे और इसके लेकर के उनको नकारा है। यानी तमाम स्टार प्रचारकों की मेहनत के बावजूद भारतीय जनता पार्टी झारखंड में क्लीन स्वीप करने में नाकाम रही है। एक तरह से मोदी मैजिक जो है काम करता हुआ दिखाई नहीं दिया। आऊंगी आपके पास वापस अजय, एक बार दिल्ली लिए चलते हैं दर्शकों को। अजय, जिस तरह से दिल्ली में आज सियासी हलचल पूरी तरह से तेज है, क्योंकि सरकार बनाने को लेकर बैठक और मंथन का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू जो है वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं, 292 एनडीए टोटल सीट लाया है, जो कि बहुमत से 20 ज्यादा है। लेकिन अजय, जिस तरह से हलचल पूरी तरह से तेज है और बार्गेन यहां पर करने की कोशिश की जाएगी, और सरकार बनाने का दावा दोनों ही कर रहे हैं, एनडीए भी और इंडी अलायंस भी। तो यहां पर चंद्रबाबू नायडू की 16 सीटें और नीतीश कुमार की 12 सीटें कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? अगर बात करें तो दोनों की जो सीटें हैं वो 28 बनती हैं, 28 सीटें लगातार। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए लगातार 239 कुछ सीटें लेके आया है। वही इंडिया अलायंस गठबंधन की बात करें, अगर उनको भी मिला लेते तब भी कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस गठबंधन को सीटों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 260 और 262 का असर बैठ नहीं है, तो लगातार कहीं ना उनको और सीटें चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हलचल है इस समय लगातार एक दूसरे जो निर्दलीय है उनको भी तोड़ने की बात चल रही है, उनको भी फोन किया जा रहा है लगातार। लगी इंडिया अलायंस गठबंधन चाहते हैं कि हम भी सरकार बनाए,
तो देखना ये होगा अगर नीतीश कुमार या नायडू कहीं जाते हैं तो हो सकता है भी एनडीए को सरकार बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन कल ही क्लियर हो गया कि हम भी एनडीए के साथ रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से भी बयान आ गया था, उनसे मुलाकात करके यहाँ से पटना गए थे, वहां से भी बयानबाजी आई, लगातार कहा कि हम सिर्फ एनडीए के साथ है। अब उस तरह से नहीं पलट रहे हैं जिस तरह से पहले पलटते थे। लेकिन अजय, इससे पहले चंद्रबाबू नायडू की जो टीडीपी पार्टी है, इससे पहले एनडीए के साथ गठबंधन एक बार और तोड़ा है उन्होंने, और नीतीश कुमार की बात करें तो कई बार ऐसा कर चुके हैं कि कभी एनडीए, फिर कभी इंडिया, फिर कभी एनडीए। तो ऐसे में संकट तो एनडीए के लिए भी। बिल्कुल, देखिए संकट तो है, और राजनीति में कोई किसी का भरोसा नहीं होता है कब कहाँ किसको चले जाए, क्योंकि जहां जिसको ऑफर मिलेगा वहां जाने की कोशिश करेगा। लेकिन लगातार कहीं नहीं गए, एनडीए लगातार कोशिश करेगा कि सरकार बीजेपी के उसमें बने, दोनों के साथ मिलकर चले, क्योंकि पहले अटल जी के समय भी इसी तरह से सरकार बनाई गई थी, तो कहीं ना कहीं उस समय भी टूटी गई थी। लेकिन इसलिए सब लगातार बीजेपी पूरे जोर शोर से तैयारियों में है, लगातार बीजेपी हेडक्वार्टर पूरा सजा हुआ था, लगातार कल भी और आज भी। लेकिन एक ही और बताने से, जिस तरह से यूपी के अंदर कुछ सांसद थे, कुछ नेता थे जिनसे लोग खफा थे, क्योंकि एरिया में नहीं जाते थे, काम नहीं जाते थे, क्योंकि हमने भी काफी सर्वे किया था, लोग घूम रहे थे, तो उनका यही कहना है कि हम सिर्फ मोदी के नाम पर वोट मिला। लेकिन सबसे बड़ी जिंदगी जब प्रशासन जीत के जाता है तो जनता के लिए वो बनाया जाता है, लेकिन जनता के बीच नहीं जाता है। इससे भी काफी नुकसान था, उनको नाराजगी थी लोगों में। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि आखिरकार उनके जो मंत्री होते हैं, सांसद है, वो क्यों नहीं जनता के बीच जाते, क्योंकि सिर्फ 5 साल में एक बार जाने की कोशिश करते। तो इसको लेकर बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो हो सकता है कि अगले आने वाले समय में तैयारियां रहे। कई सवाल खड़े होते हैं, इसके अंदर आरएसएस का भी नाम सामने आया कि उन्होंने कुछ कहा कि हम सुरक्षा महल बनाने के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार जिस हार देखने को मिली है, ये उम्मीद है, क्योंकि 400 पार का नारा लगातार शुरू से चलता रहा, और हर पार्टियां यही कहती है 400 पार नहीं होगा, लेकिन आंकड़ा 300 भी नहीं पार कर पाई। तो ऐसे में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन सरकार बनाने में कामयाब रही है। अब देखना ही होगा कि आखिरकार नीतीश कुमार और नायडू को क्या पद दिया जाता है, क्या उनको केंद्रीय मंत्री के अंदर जगह दी जाएगी। बिल्कुल, यानी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन बार्गेन किस तरह से यहाँ पर की जाती है, क्या कुछ बड़ा पद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से मांगा जाता है, उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। अजय, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। एक बार अजय कुमार पांडे का रुख कर लेते हैं। अजय, अगर झारखंड की राजनीति को समझे 14 सीटें, 8 भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रहती है, वहीं 3 जेएमएम जीतती है, 2 कांग्रेस जीतती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जोर शोर से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया था, क्या माना जाए, क्या वो मुद्दा जनता के बीच वो कमाल नहीं दिखा पाया जितना भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था? देखिए, ये समझना पड़ेगा बीजेपी को कि ये उनकी आवाज जो आदिवासी चाहते हैं, जिस प्रकार से आदिवासी लेकर के 2019 में भरोसा जगाया था और आदिवासी सीट में उन्होंने 4 सीट हासिल की, तो आज उनको खोना पड़ा। तो वैसे में क्या है कि बीजेपी को आदिवासी की जो सेंटिमेंटल है वो समझने की जरूरत है। जिस प्रकार से लगातार हेमंत सोरेन एक राज्य के सबसे बड़ी आदिवासी नेता में माने जाते हैं, और उनको जेल राज्य में गए, और ये इस पूरे चुनाव में कांग्रेस तथा जेएमएम ने पूरी एक ही बात को मुद्दा है कि एक आदिवासी को जो है बीजेपी ने केंद्र सरकार ने वो गलत तरीके से जेल भेजा गया। हालांकि पूरी चुनाव मैदानों में यही मुद्दा रहा, हालांकि बीजेपी जो है इस मुद्दे को दबा नहीं पाई पूरी लोकसभा में, वो लगातार मुखर होकर के हेमंत सोरेन। लेकिन जिस तरह से मंत्री आलमगीर आलम का मुद्दा उठाया गया, वो भी जनता के बीच पहुंचता हुआ नहीं दिखा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से वो आलमगीर का जो पैसे की बरामदगी की हुई, उस प्रकार से जो बीजेपी को मुखर होकर के बात रखनी चाहिए ताकत के साथ, उसी प्रकार से उस मुद्दे को बीजेपी भुला नहीं पाई। और जो आदिवासी बहुलक क्षेत्र है, तो ये समझिए कि उनकी सेंटिमेंटल की समझने की जरूरत है। ये एलर्टेशन है, क्योंकि अब देखिए 6 महीने के बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होना है, तो स्वाभाविक है अधिकांश सीटें यहाँ आदिवासी और आरक्षित ही है। तो वैसे में अगर ये इनके लिए ये लोकसभा चुनाव अलर्ट है, और मुझे लगता है कि ऐसी अगर कमजोर रणनीति पूरी पड़ी तो मुझे लगता है कि विधानसभा में भी उन्हें बीजेपी को धोखा खाना पड़ सकता है। बिल्कुल, आदिवासियों की भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास ना होना इसी बात से साफ हो जाता है, जिस तरह से अर्जुन मुंडा जो है वो अपनी सीट गंवा देते हैं झारखंड में। आऊंगी आपके पास अजय वापस। एक बार अजय चौहान का रुख कर लेते हैं। अजय, जिस तरह से हम अभी बात ही कर रहे थे कि
चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में यहां पर नजर आ रहे हैं, यानी वो जिसके साथ होंगे उसके साथ बहुमत। लेकिन अजय, जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू भी कई बार आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य देने का दर्जे की मांग कर चुके हैं, नीतीश कुमार भी कर चुके हैं, ऐसे में यहां पर बार्गेन क्या हो सकता है, क्योंकि बैठक होनी है और बैठक को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है। बिल्कुल भैया, देखिए बार्गेन की बात करें, जिस तरह से 5 साल का स्पेशल दर्जा दिया गया था, लेकिन जब 2014 के बाद ही बात सामने आई, लेकिन जब 2019 में खुद कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि इसको 10 साल का अपनी बढ़ा दी जाएगी, जो स्पेशल देना था। लेकिन लगातार कहीं ना कहीं वही कांग्रेस का दावा है कि उनके फेस्टिवल में था, जो उनका चुनाव प्रचार में चला था कि हम भी उनको ज्यादा से ज्यादा समय उसको देंगे, लेकिन जहां तक कि उनको सीट, कांग्रेस की कोई सीट नहीं जीती वहां पर, तो ऐसे में क्या भरोसा किया जा सकता है। तो लेकिन देखिए जरूर है कि उनको कोई ना कोई लालच दिया जाएगा, या फिर केंद्र को बड़ा पद दिया जाएगा, या फिर क्योंकि इंडिया अलायंस गठबंधन के अभी भी प्रधानमंत्री का चेहरा कोई सामने नहीं आया है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार अगर पार्टी को बनाना है, पार्टी सत्ता चलानी है, तो कहीं ना कहीं किसी का चेहरा लाना होगा। लेकिन एनडीए का लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, देखिए उनको सब पसंद भी करते हैं राजनेता, लेकिन लगातार कहीं ना कहीं जिस तरह से दोनों ये पार्टियां हैं, किसी की भी सरकार बना सकते हैं और किसी की भी सरकार गिरा सकते हैं, क्योंकि इस समय इन दोनों पार्टियां इंडिया अलायंस गठबंधन और एनडीए ठीक कांटा नहीं कर रही है। लेकिन देखना ये होगा, क्योंकि लगातार कल से ही बैठक का दौर जारी है। लग रहा आज भी चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच जाएंगे, नीतीश कुमार भी, और वहीं सीताराम मांझी ने भी कहा है कि हम भी एनडीए के साथ हैं, क्योंकि लगातार उनका संबंध है कि लगातार जो बीजेपी ने काम किया है, जो देश के हित के लिए काम किया है, कुछ नेताओं को ऐसे बयान है कि देश हित के जो काम करता है हम उसके साथ है। तो देखना भी ये होगा कि आखिर जिस साल बैठक की जा रही है, किस कंधे कई बैठक की जाएंगी, जो भी नड्डा की आज बैठक की जा रही है, अमित शाह की अभी, तो लगातार इनको सभी को साथ जोड़ा जाएगा। देखना होगा भी आखिरकार, बिल्कुल, यानी बैठकों और मंथन का दौर जो है लगातार जारी है। 240 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चाहे उभरी जरूर हो, लेकिन जो लक्ष्य वो लेकर चले थे उसको प्राप्त नहीं कर पाए, और यही वजह है कि बहुमत के आंकड़े से बीजेपी अकेले दूर है, लेकिन एनडीए यहां पर सरकार बनाने की स्थिति में जरूर है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार यहां पर किंग मेकर की भूमिका में साफ तौर पर अजय नजर आ रहे हैं। अब सभी की निगाहें इस चीज पर कि जो बैठक होगी उसमें किस तरह से क्या कुछ निकलकर सामने आता है और कितनी मजबूत सरकार यहां पर हमें देखने को मिलती है। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजय कुमार पांडे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं लोकसभा की 533 सीटों की गिनती के बीच मंगलवार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहन प्रियंका के साथ वो सामने आए, उनके साथ मां सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश भी नजर आए। ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था, और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले
हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। ये जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज यूनानिमसली एंड क्लियरली स्टेटेड, वी डू नॉट वांट Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है, सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।